ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने देश की सबसे हॉट सीट बन चुकी वाराणसी में ये बात कही थी और इसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी वाराणसी से हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में आज सत्ता के महासंग्राम में बात होगी वाराणसी लोकसभा सीट की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। शिव की नगरी वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, बनारस को काशी भी कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। कभी इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन लंबे समय से अब भाजपा के पास है। बनारस सीट का सियासी गढ़ कैसा है, इस सीट का इतिहास क्या कहता है, अब तक जितने लोकसभा चुनाव हुए उसमें यहाँ कब क्या हुआ, कैसे काशी कांग्रेस के गढ़ से भाजपा के गढ़ में बदल गई, कभी लेफ्ट यहाँ जीतता था, वहाँ राइट ने कब दस्तक दे दी। आइए इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं, जनता से उनके मन की बात समझते हैं। तो चलिए सत्ता के महासंग्राम में बात करते हैं बनारस लोकसभा सीट की। धर्म और अध्यात्म की राजधानी मानी जाने वाली बनारस का संसदीय क्षेत्र 2014 के बाद से ही पूरी तरह से राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इस सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार मैदान में हैं। इस सीट पर अब तक 17 बार लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, लेकिन अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जब ये सीट सपा या बसपा के खाते में गई हो। इस सीट पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस और बीजेपी के ही उम्मीदवार जीते हैं। ये वही सीट है जहाँ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। इतना ही नहीं, इस सीट से पूर्व सीएम कमलापति त्रिपाठी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री समेत मुरली मनोहर जोशी सांसद रह चुके हैं। बनारस सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में 2014 में आई थी, क्योंकि बीजेपी ने उस वक्त अपने प्रधानमंत्री कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को यहाँ से उतारा था। वहीं उनको चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरे थे, लेकिन मोदी ने रिकॉर्ड मतों से उन्हें हराया था। और इस बार पीएम मोदी के निशाने पर 3 रिकॉर्ड हैं। पहला रिकॉर्ड है बनारस सीट से जीत की हैट्रिक लगाना। दूसरा रिकॉर्ड है, इससे पहले 2 सांसद ही यहाँ से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। इसके अलावा मोदी पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तरह यूपी के एक निर्वाचन क्षेत्र से 3 चुनाव जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। बतौर प्रधानमंत्री नेहरू फूलपुर लोकसभा सीट से लगातार 3 चुनाव जीते थे। इस सीट की खास बात यह भी है कि 3 दशक से ज़्यादा समय से बनारसियों को बाहरी प्रत्याशियों से भा रहे हैं। 6 बाहरी उम्मीदवार संसद में बनारस का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इनमें दिग्गज कम्युनिस्ट नेता सत्यनारायण सिंह, अनिल शास्त्री, श्रीश चंद्र दीक्षित, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और अंतिम कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हालांकि मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने इस सीट से अजय राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज शर्मा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, अश्विनी साई हैं प्रवक्ता बीजेपी से, यश भारती प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, नीरज मेहरे वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राज जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। राज शर्मा जी, उम्मीदवार आपका है, पिछली बार तीसरे नंबर पर था। अंक गणित में भी मोदी जी भारी हैं। यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी वहाँ पर आधा मत जो था मिला था, 50% भी नहीं ले पाई थी, और मोदी जी रिकॉर्ड मतों से जीते थे 6,75,000 से। आप दोनों को मिला के भी 3 लाख के करीब होते हैं, फिर कैसे जीतेंगे? मैं एक बात बता दूं आपको। राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं है और हर चीज संभव है, और आप इस चीज को मान लीजिएगा। ये 2 बार जीते हैं, 2 बार सरकार बनी है, इनको लोगों ने प्यार किया था। मैं इसमें डिनाई कभी नहीं करूंगा, बहुत अच्छा प्यार करा था, पूरे देश ने प्यार दिया था। लेकिन पूरे देश की महिला हो, छात्र हो, बुजुर्ग हो, कोई भी लोग हो, इवन दैट की जो पेड़ पौधे हैं, उनको भी इस भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के और अपनी सरकार बना के छला। जो प्यार से चुना था, उस प्यार के बदले इन्होंने जो बेरोजगारी, महिलाओं की जो इज्जत बेआबरू करने का जो खेल खेला, उस पे अब इनके खिलाफत में जा रही है। और मुझे निश्चित रूप से ये भी विश्वास है कि ये हैट्रिक पूरी नहीं कर पाएंगे। देखिए, इन्होंने कई बार, आज आप इसे 40 दिन के अगर पिछले भाषण को ले जाइए मोदी जी का, एक भी भाषण अगले, वो कहते आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं,
और अपनी बात को काटने वाले सृष्टि के वो एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो अपनी बात को स्वयं काटते हैं, और काटते तो हैं ही, आंखें मिला के काटते हैं। और मैं उनके लिए ज्यादा ऐसे सब क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। दूसरी बात, वो लिखते हैं मेरा परिवार। आजकल एक फैशन चले गया है, जैसे पहले फोक वाला चल रहा था, अब फैशन चले गया मेरा परिवार, मैं मोदी का परिवार। तो मोदी का परिवार वो लड़कियां नहीं थी पहलवान? क्या मोदी का परिवार वो लड़कियां, औरतें नहीं थी जिसका रेवन्ना ने रेप किया होगा? क्या वो मोदी का परिवार नहीं थी जो रात के 1 बजे जला दी गई? वो 2 बच्चियां नहीं थी जिनको कानपुर में मार दिया गया रेप करके? वो परिवार कुछ महीने पहले आपके ही साथ था, आपकी सरकार है वहां। समझ रहे हैं आप? नहीं, सरकार साथ, वो हमारे साथ कहां थे? हमारे साथ पहले तो आपके गठबंधन में थे ना, बाद में उनसे जुड़े। पहले जब मोदी जी को पता चल गया मैं हूं, अगर मेरा आपराधिक इतिहास जानने के बाद भी आप मुझे टीवी में बुलाते हैं, तब कल्प्रिट है। आज तक नहीं है, आज तक नहीं है। ऐसे तो कोई भी करता रहेगा। मेरा तो आपकी सरकार की भी नाकामी है कि मोदी जी को पता चल गया, आपकी सरकार वहां है, उसको पता नहीं चलता है। ठीक है, नाकामी हो सकती है, गिरफ्तार कर लेते हैं आप, हो सकती है। इसमें क्या मोदी जी ने रोका था क्या? कोई चीज पता ना चले। अच्छा ये बताइए राज शर्मा जी, सीधा सिंपल जवाब, राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किस पे होती है? राज्य सरकार पर होती है ना। वहां यदि अपराध घटा है तो केंद्र सरकार गिरफ्तार करती है, सीबीआई गिरफ्तार करती है। तो सीबीआई के पास कैसे जाता है? तो ब्रजेश भाई आपकी बात से इत्तेफाक रखने लगूंगा। फिर दिल्ली में भी जो केस हुआ है उसकी जिम्मेदारी बार बार केजरीवाल को। दिल्ली पुलिस किसके पास है? सरकार जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार वो प्रवक्ता है, दिल्ली में पुलिस किसके पास है? कानून व्यवस्था किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। केजरीवाल के पास एक होमगार्ड नहीं है, केंद्र सरकार के पास है, ट्रांसफर नहीं कर सकते। केंद्र सरकार के पास है दिल्ली की व्यवस्था। तो कहो ना आप भी। तब आपने एक बार भी कहा आपके किसी चैनल में कि वहां व्यवस्था उनकी भी जिम्मेदारी होती है। अरे क्यों नहीं कहा? बार बार कहते हैं हम, और आप देखते नहीं हो ना, कहते हो जो आपने चर्चा छेड़ी, मैंने उस पर सवाल किया कि भाई आपकी सरकार थी, आप गिरफ्तार कर लेते, आप दोष दे रहे हो केंद्र सरकार को। ब्रजेश भाई, एजेंडा चल सकता है मगर ज्यादा दिन नहीं चल सकता। अब रोटी का दूसरा हिस्सा सेकने का टाइम आ गया, और मैं दावे के संग कह सकता हूं, आप देख लीजिए। मुझे लगा आप तो पत्रकार हैं, लेकिन हम भी। तो राज शर्मा जी, सिर्फ इस आधार पर आपको बनारस के लोग वोट देंगे कि मोदी जी अपनी बात पर अडिग नहीं रहते हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं? प्रधानमंत्री नहीं चाहिए तो आपको क्यों, हमें प्रधानमंत्री आपको चुनेंगे लोग? ये बताइए ना। नहीं, हम रोजगार देंगे। हमने हमारे मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि हमारी सरकार आती है और रोजगार जो कैलेंडर ईयर होता है। अब इनके पास क्या होता है, सारे देश को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, हम भी जानते हैं, मगर वो तो सरकारी पोस्टें भर सकते हो जो सदियों से है। उनको क्यों खाली छोड़ रहे हो भाई? आप कितनी नौकरियां दे रहे हैं? कितनी नौकरियां दे रहे हैं? जो हमारा जो कैलेंडर है, अगर ये एक और आपके घोषणा पत्र में है ना, गारंटियों में कितनी नौकरियां हैं? हम सारी नौकरियां देंगे जितने पोस्ट खाली हैं। मैं ऐसे डिपार्टमेंट बता सकता हूं जहां पे। आपके कितने आंकड़ा ही बता दीजिए, कितने आंकड़ा दिया है आपने? मैं बता रहा ना, ये सुनिए, सारी जितनी पोस्टें हमारी खालियां हैं, कितनी संविदा के कर्मचारी काम कर रहे हैं, जितने के कर्मचारी करें उन सबको भरा जाएगा। आपको यही नहीं पता कि आपने घोषणा पत्र में कितनी संख्या बताई है? आप 2 करोड़ का हिसाब मांगते हैं, 2 करोड़ तो नौकरियां नहीं है। आप उनसे कहते हो 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, और अब आप भी मान रहे हो ना कि उतनी नौकरियां नहीं है। नहीं, रोजगार कैसे? एक और मेरी बात सुनिए ना, आप सुन, अब अपनी कह रहे हैं, मेरी भी सुन लीजिए ना। 2 करोड़ किसने कहा था देने के लिए? किसने कहा था? मैंने तो कहा नहीं था, बताइए। बीजेपी ने कहा था, नहीं कहा? रोजगार की, अरे कहा था, नौकरी की नहीं थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। और ये नौकरियां कौन सी गिन रहे हैं? जो ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन होता है। मेरे यहाँ 15-20 इंप्लॉई है, ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन हो गया, इन्होंने मान लिया कि 12 आदमी हमने नौकरी दे दी। ये ईपीएफ के जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें रजिस्टर हो गया मेरे यहाँ के 15 इंप्लॉई, वो ये सरकार कहती है हमने रोजगार दे दिया। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जवाब ले लेता हूं, ठीक है? 1 मिनट, आज भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं, मैं बता दूंगा, जहां 12,500 आंकड़े ही नहीं है आपके पास। 4 बार पूछ चुका हूं मैं, आप वो आंकड़ा नहीं बता पाए जो आपके घोषणा पत्र में है। राज जी क्या बात करते हैं, बता दीजिए अभी भी। मुझे तो पता है, जब तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या चीज? कितने को नौकरी देंगे आप? आपने रोजगार का वादा किया है ना, कितने लोगों को रोजगार देंगे? पूरे देश की बात कर लीजिए। पहले मेरी नहीं, हमारे यहाँ एक है सरकारी, हम लोग कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी है
कि जितनी भी सरकारी जो भी एज पर रूल पोस्ट डिक्लेयर होती हैं वो भरी जानी चाहिए। जब आपको अपना घोषणा पत्र पता नहीं है, अलग अलग दल हैं आपके, अलग अलग घोषणा पत्र है, समाजवादी पार्टी का अलग है, आपके गठबंधन सहयोगियों का अलग है, कैसे पूरा करेंगे? मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में चल रहे हैं, फिर बनाओगे ना, फिर यही तो है, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाओगे आप, उसमें अपने कई मुद्दे किनारे कर दोगे। तो पहले क्यों नहीं बनाया आपने? पहले क्यों नहीं बनाया? ये कोई वी आर नॉट द इंडियन सिग्नल बाय द। चलिए ठीक है, अश्विनी जी वो कह रहे हैं रोजगार एक बड़ी समस्या है, रोजगार पर उनको वोट देंगे लोग। आपने जो वादा किए थे वो वादा खिलाफी किए, आप अपने बयान पर अडिग नहीं रहते, प्रधानमंत्री तक अपने बयान पर अडिग नहीं रहते, इसलिए जनता ऊब गई है और अब कांग्रेस को चुनेगी, गठबंधन को चुनेगी। आप मुझे देखिए बयान बता दीजिए। अभी देखिए चुनाव हुआ, दो तीन चुनाव हुए अभी ब्रजेश जी, कर्नाटक का चुनाव हुआ, हिमाचल का चुनाव हुआ जो कांग्रेस ने जीता था। वहां पर इन लोगों ने 1500 रुपए देने का महिलाओं को वादा किया। आज तक महिलाएं खोजती हैं कि वो 1500 रुपए कहाँ गए थे। बिजली फ्री करने की बात की, लेकिन वहां पर 6 रुपए बिजली का दाम जो है बढ़ा दिया गया। पेट्रोल वहां सस्ता नहीं हुआ, 3 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ गया। हिमाचल में भी यही सेम हुआ। तो ये वादा ये खिलाफी करते हैं या हम लोग कर रहे हैं, ये पूछने की बात है। हम तो जो कहते हैं 6 रुपए बढ़ गया बिजली का दाम, आप पता कीजिएगा। अभी यहाँ नहीं है, गलत मत बोला करो अश्विनी जी। आप टीवी में वही बात है, जब आपको आपने अपने आपके घोषणा पत्र में आपको नौकरियों का नहीं पता है कि कितना देंगे, तो आप क्यों, आप जाइए पता करिए ना। 6 रुपए कहाँ बढ़ गया है बताओ। आप जाइए पता कीजिए, कर्नाटक कहाँ बढ़ा बताओ, कर्नाटक में पता कीजिए ना कि कितना बढ़ा है, जाइए पता कीजिए। आप दिखाओ ना कहाँ बढ़ा। हिमाचल और कर्नाटक पता कीजिए, हिमाचल और कर्नाटक पता कीजिए, और यहाँ नहीं आप झूठ बोल देते हो। ऐसे क्या होता है? नहीं, आप ही तो सही बोलते हो। एक राहुल गांधी, एक राज शर्मा, 2 लोग के अलावा तीसरा कोई सत्यवादी नहीं है इस धरती पर। आखिरी आप लोग पैदा हुए हैं, इसके बाद कोई पैदा भी नहीं होगा। देखो इसलिए मेरा कहना है थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। आप 2014 के बाद के थोड़ा धैर्य से झूठ बोलोगे। आ जाने दीजिए राज जी, देखिए आप बोल रहे थे, वो शांति से सुन रहे थे, उनकी बात आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। राज जी की अकुलाहट आती है। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये लोग घबरा जाते हैं, इतना हताश और निराश हो चुके हैं, और वो भी हर बात में मोदी, हर बात में मोदी मोदी ये करते हैं, मोदी वो झूठे। दिक्कत क्यों है? हमारे नेता हैं, हमारे नेता हैं, हम तो माला जपेंगे भाई। बोलता है मेरे लिए वोट दो, एक हम तो भाई हमारे नेता ऐसे राज जी सवाल जवाब मत कीजिए, आ जाने दीजिए ना। आप बताओ ना, मेरे लिए वोट दे दो। कहता है प्रत्याशी बताओ, एक प्रत्याशी बता दो आप, कि यूं ना मोदी के नाम लिए विगणना कर रहे हो, जैसे मोदी नहीं हो गए रॉबिन हुड हो गए। तो आप भी तो अखिलेश यादव के नाम पे मांगते हो, राहुल गांधी के नाम पर मांगते हो भाई, ये उनकी रणनीति है ना, इस पर क्यों बहस कर रहा हो? उनकी बात आ जाने दीजिए ना भाई। वो तो कमल के फूल पे मोदी के नाम पर मांग रहे हैं ना। एक समय था इंदिरा जी के नाम पर आप भी मांगते थे, नेहरू जी के नाम पर आप भी मांगते थे, राजीव गांधी के नाम पर आप भी मांगते थे। ये कोई बात नहीं है, ये बहस का मुद्दा नहीं है भाई। ब्रजेश भाई आप तो ये बहस का मुद्दा नहीं है राज जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। अश्विनी जी की बात आ जाने दीजिए। ये रूठते इंतजार कर रहे हैं, नीरज जी भी प्रवक्ता को समझाओ, ये बच्चों की तरह ना रूठे बस। ब्रजेश जी यहाँ पर जो है डिबेट हो रही है, यहाँ पर कोई घर का हालचाल नहीं लिया जा रहा है, और वो शो के बाद भी हो सकता है, ये उचित नहीं है। नहीं, जितनी कहा जाए आवाज डाउन करना पड़ेगी, आप बीच बीच में इस तरह बोलेंगे तो। जी अश्विनी जी बात कीजिए अपनी पूरी। जी ब्रजेश जी, देखिए 64% वोट पाकर माननीय प्रधानमंत्री जी 2019 में वहां चुनाव जीते हैं। केजरीवाल जी 2019 में 14 में आए थे, 2 लाख वोट पाए थे वहां। सब लोग मिलकर भी आपने अभी आंकड़े दे दिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक भरोसा है, देश को भरोसा है, उनके क्षेत्र की जनता को छोड़ दीजिए। आज आपने पूछा ना नौकरी में कितनी है, मैं एक चीज और पूछ लेता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो जो भी लिया, ये लोग पूछते हैं ना कि गोद लिए हुए गांव का नाम बता दीजिए। मैं पूछता हूं सोनिया गांधी के गोद लिए हुए गांव का नाम अगर कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें तो हम यहीं पर जो है अभी तुरंत डिबेट। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन झूठ बोल नहीं सकता। लेकिन मैं यही कहता हूं कि ये लोग वादा करते हैं, ये लोग जनता को ठगने का काम करते हैं। राजनाथ सिंह का गांव बताइए आप। ये लोग ठगने का काम करते हैं, गांव बताइए। ये ठगने का काम करते हैं, इसलिए जो है ये लोग यहाँ बैठकर जो है ये डिबेट नहीं कर रहे, हताशा है। और अभी 4 तारीख को ये लोग भागेंगे। इन लोगों को जो है भागने से जो है कोई खोज नहीं पाएगा, सबके फोन बंद रहेंगे। अभी देखिए किस तरीके से इन लोगों की, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ लखनऊ में, एक नेता उसमें बैठ कर कह रहे हैं 143 सीट मिलेगा, दूसरे कह रहे हैं 220 सीट मिलेगा।
अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 79 मिलेगा। ये आखिर में हमारे यश भारती जी भी हैं, इनके तरह कार्यकर्ता जितने हमारे भाई मित्र हैं, ये हंसते हैं कि 79 कहां से ले आओगे भाई, आज तक जरा इतिहास बता दो, कभी 40 क्रॉस किए हो तो बता दो इतिहास। वो हंसते हैं लोग, लेकिन इस तरीके की असनाप अलूल जलूल चीजें जनता के बीच में कही जा रही हैं, लेकिन फिर भी जनता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर कायम होते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ ही देख रही है, जो 400 पार का नारा हम दे रहे हैं। ठीक जी। तो यश जी, आपके नेता कह रहे हैं कि 80 में से 79 सीटें समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन जीत रहा है, तो एक क्या आपने बनारस ही दे दी है मोदी जी को, बाकी सारी आप जीत रहे हैं? नहीं, देखिए, जब आपसे पूछा जाता है कि आप कितनी सीटें जीत रहे हैं तो एक संभावनाएं बताई जाती है कि इतनी सीटें पे जीत रहे हैं, और एक जो सीट है क्योटो, जिसको क्योटो नाम दिया गया था, उस पर मुकाबला है, ये बात कही गई है। अब क्योटो नाम कोई विपक्ष की पार्टी ने नहीं दिया था, ये इन्होंने ही अपना दावा किया था, मुझे क्योटो बना देंगे। बनारस का तो नाम कहाँ है मुकाबला? लेकिन ये यस भाई, कौन सी सीट पे मुकाबला है ये भी तो बता दीजिए। एक क्योटो पे ही है ना, क्योटो पे मुकाबला है, बाकी सब हम जीत रहे हैं। और क्योटो पे भी हताशा निराशा दिख रही है इनकी, तभी तो जब जीत के लिए आश्वस्त है तो वो बताएं। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि बनारस की गिलगित बाजार रोड धंसने लगी जो 2 साल पहले बनी थी, तब तो मोदी जी सांसद हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनके साथ छेड़छाड़ होती है, पुलिस के पास वो शिकायत लेके जाते हैं, पुलिस बदतमीजी करती है, उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी सांसद मोदी जी हैं। और जिसको स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, क्योटो बनाने की बात थी, उस स्मार्ट सिटी के भी मोदी जी प्रधानमंत्री है। तो सवाल नहीं किया जाएगा कि देश में कितनी स्मार्ट सिटी बन गई, क्योटो कब बनेगा? ये सवाल तो पूछा जाएगा, लेकिन आप एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप बताइए, यदि वहां पे चाकूबाजी हो जाएगी बनारस में, वहां पे कोई लड़की छेड़ देगा तो उसमें क्या मोदी वो हो जाएंगे विक्टिम? आप बताइए, सांसद का काम क्या होता है? राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होते हैं ना, रोजगार पर बात हो जाए, महंगाई पर बात हो जाए, छेड़छाड़ पर आ गए। सोनिया जी विक्टिम थी, तब ये बीजेपी के चीख के चिल्लाते थे। अरे ब्रिजेश आपके भाई, ही सहयोगी बोल रहे हैं, आपके ही गठबंधन सहयोगी हैं, बोलने तो दीजिए उनको। आप तीसरे नंबर पे थे, वो दूसरे नंबर पर आए थे बनारस में। यस जी, अच्छा, आप मुझे बोलने के लिए बुलाया या केवल आपके प्रश्न सुनने के लिए बुलाया है? अरे आपके ही सहयोगी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उन्हीं को समझा रहा हूं। आपके सवाल पे सवाल आ रहे हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। जी बोलिए। आपने प्रश्न पूछने के लिए, सुनने के लिए नहीं बुलाया ना। यस जी, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि छेड़छाड़ में कौन से मुद्दों पर आप आ गए, ये कह रहा हूं मैं आपसे। मैं उसका जवाब दूंगा। हाँ दीजिए, सवाल का जवाब सुनिए ना। दीजिए। डबल इंजन की सरकार होने की जिम्मेदारी कौन लेता है? डबल इंजन की सरकार से, ट्रिपल इंजन की सरकार से विकास होगा, दोगुना विकास होगा, तिगुना विकास होगा, कौन कहता है? तो जो गारंटी देता है तो उससे सवाल नहीं करेंगे कि आपकी गारंटी फेल हो गई है। जो दावे करेंगे उनके दावों की बात नहीं होगी, जो वादे करेंगे उनके वादों की बात नहीं होगी कि दावा खिलाफी है, वादा खिलाफी है, झूठ बोला आपकी डबल इंजन की सरकार, खटारा इंजन लगे हुए हैं उसमें, नहीं बताया जाएगा? इंजनों में जंग लग गई है, नहीं बताया जाएगा? तो ये वही बात है कि जहां बच्चियों के छेड़छाड़ हो रही है, वहां के सांसद हैं, और वहीं की अगर बातें हो रही हैं, जिस बनारस को ये कहा गया कि मां गंगा ने मुझे बुलाया, उस मां गंगा की सफाई पे बात नहीं होगी। मां गंगा पे आश्रित हमारे निषाद समाज के लोग जो नाविका का काम करते हैं, जो नाव चलाते हैं, उनकी रोजी रोटी छोड़ने का काम होगा, उनके रोजगार पे जब बात होगी तो बात नहीं होगी कि वहां के सांसद कौन है, डबल इंजन की सरकार कौन है, क्या उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा? टेंट सिटी बना करके आप बड़ा प्रायोजित बताएंगे, हमने टेंट सिटी बना दी है, देश की विश्व का पूरा रौनक, और टेंट सिटी आपकी एक रात में बढ़ जाती है। तो भ्रष्टाचार की और उस खोखले वादों और दावों की बात नहीं होगी। मां गंगा की बात कह रहे थे, नया विभाग बना दिया, 2 साल में उमा भारती जी उसको साफ करने वाली थी। चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं एसपी जी से, फिर मुझे उधर भी जाना है। नहीं, पहले पूरी बात आप मुद्दे पे नहीं आ रहे, एक घुमा फिरा के आपने इतना लंबा चौड़ा एसजी भाषण दे दिया, समय तो उतना ही है ना। आपने गंगा की एकमात्र बात की, अपराध की बात की, डबल इंजन की बात की, तो जवाब ले लीजिए, मुझे वहां भी जाना है, फिर जवाब नहीं आ पाएगा ना, नीरज जी के पास भी जाना है। देखिए ब्रजेश भाई, पहले बात बोले, भाषण नहीं, हकीकत बता रहा हूं मैं। बता दिया ना, जवाब तो ले लो। 13 दिन से और भी मेहमान है मेरे पास। डॉक्टर उमा
डॉक्टर उमाशंकर जी 13 दिन से हड़ताल में है। शासन प्रशासन का कौन आदमी मिलने गया जो ये कहते हैं कि बेड उपलब्ध नहीं है, बेड में उपलब्ध है तो ठीक है, जवाब ले लीजिए। मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। की लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत ज्यादा सवाल हो जाएंगे, आपके जवाब नहीं आ पाएंगे। अश्विनी जी वो कह रहे हैं गंगा जी की सफाई नहीं हो पाई, डबल इंजन की सरकार है आपकी, इसके बावजूद अपराध हो रहे हैं, तो जवाब तो पीएम से भी लिया जाएगा क्योंकि सांसद है वहां से वो। मैंने एकदम ये अपराध, जिस अपराध की बात ये लोग कर रहे हैं और एकदम आंखों पर पट्टी बांध के बात करते हैं, पता करें कि उन अपराधियों के खिलाफ जो जो मुकदमे लगाए गए हैं उनकी जो है उनकी ये नस्ल तो खराब हो ही जाएगी। वो जाकर देखें, किसी सी बेटी से छेड़खानी करने का कोई अधिकार नहीं रखता है। अपराधी अपराधी है, उसके साथ अपराधियों का ही व्यवहार किया जाएगा, चाहे कोई भी हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बनारस के विकास की बात अभी हमारे यश भारती जी कर रहे थे। बनारस के विकास के बारे में न कहा जाए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जब से गए हैं लगभग 50,000 करोड़ से ऊपर का काम वहां हुआ है। बनारस का रिंग रोड देख लीजिए, बाबतपुर से जो शहर में सड़क जा रही है, आज क्रूज चल रहा है यश भारती जी, आज क्रूज चल रहा है बनारस में। आज कौन सा क्रूज चल रहा है? रिंग रोड जाकर देखिए, अरे चलिए सब लोग चल रहा है। बनारस में रहने वाले कोई हम लोग दूर के नहीं है। बनारस में जो लोग हैं, रिंग रोड आराम से बनी हुई है। आप वहां लौरा बीर से लारतारा तक रोड सड़कों पर जो है जिस तरीके से जाम लगा करता था, आज वो व्यवस्था नहीं है। रुद्राक्ष का कन्वेंशन सेंटर वहां पर मैं लौट रहा हूं जी। नीरज जी, क्या आपको लगता है कि बनारस में मुकाबला है, प्रधानमंत्री के सामने कांग्रेस उम्मीदवार टक्कर देते दिख रहे हैं क्योंकि बसपा भी एक फैक्टर है वहां पर? देखिए ब्रजेश जी, जहां बैठे सभी प्रवक्ता और आप सभी, पहले तो मेरा नमस्कार जी। एक चीज मैं छोटी सी आपको जानकारी दे दूं, हो सकता है हमारे भाई हैं अश्विनी जी उनको जानकारी न हो। मोदी जी अगर सत्ता में आए, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, मोदी जी अगर सत्ता में आए तो वो देश के तीसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जो एक ही लोकसभा सीट से जीतकर 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहले प्रधानमंत्री के रूप में फूलपुर से जीते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, 1952 में जीते, 1957 में जीते, 1962 में जीते और 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। यही अवसर दूसरी बार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला। वो लखनऊ से 1996 में जीते, 1998 में जीते, 1999 में जीते और देश के प्रधानमंत्री। यही तीसरी बार अगर सत्ता में आए तो मोदी जी के साथ ये ऐसी एक घटना होने वाली है कि तीसरी बार तीसरे नंबर पे होंगे वो, देश के तीसरे प्रधानमंत्री होंगे जो 14 और 19 के बाद 24 में एक ही लोकसभा सीट से जीतकर देश की सबसे बड़ी महापंचायत में जाएंगे। रही बात आपने जो मुकाबले की बात की ब्रजेश जी, तो कांग्रेस ने वही पुराना पिटा हुआ मोहरा पेश किया है जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। बसपा ने भी वही काम किया है कि पिछली बार भी की तरह मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। तो जो राय साहब जो है विधानसभा चुनाव जीतने में मुझे लगता है कि सफलता ना पा पाए हों, तो वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ क्या चुनाव लड़ेंगे, ये कहने की बात है। सिर्फ इतनी सी है कि वो लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने राय साहब को टिकट देकर मुझे लगता है कि मोदी जी को वॉक ओवर दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी वहां से बड़े मार्जिन से जीतेंगे। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, जो चुनाव अब तक के चरणों में हुए या अब हो रहा होगा, कोई भी व्यक्ति महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, विकास, इन सब चीजों पे बात नहीं करना चाह रहा है, नए नए मुद्दों पे बात करने चाह रहे हैं। जी विजय, तो मतलब बनारस में मोदी के सामने बाकी तमाम मुद्दे गौण हैं, आप कह रहे हैं एक तरह से, उस पर बात भी नहीं। राज शर्मा जी, आपका घिसा पिटा चेहरा है, पुराना चेहरे पर दाव लगाया आपने जो विधानसभा चुनाव ही नहीं जीत पाया, एक तरह से बाक ओवर दे दिया। छोटा सा जवाब दीजिए। वो नीरज भाई को पता नहीं है कि इनको ये पता है कि इसमें जीएसटी नहीं लग रहा ना बोलने में, तो जो चाहे कह दो, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। मगर मैं एक और बात बता रहा हूं ब्रजेश भाई, ये कोई अमर बेल खा के पैदा नहीं है, कोई भी हार सकता है और कोई भी जीत सकता है। आप देखना अभी टाइम, अभी तो देखिए सारी चीज गर्भ में, कायदे की बात तो यही है। अब मैं इस बात को मानता हूं, हम जीते तो लोगों को हमारी बात पसंद आई होगी और अगर कुछ गलत हुआ तो हमारी नहीं आई होगी। लेकिन अब मैं जाते जाते जो हमारे अश्विनी साई साहब हेडमास्टर बन रहे थे, मैं इनसे ये पूछ लेता हूं कि ये सुब्रत पाठक है ना कन्नौज के एमपी, उन्होंने कौन सा गोद लिया था गांव, बताओ आप। आपने मुझसे तो सवाल करा था ना, बताओ कौन सा गांव लिया था। ये कह देंगे झट से, ये क्योंकि ये लोग झूठे हैं। देखो जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं पता सोनिया जी के गांव कौन सा, उसका नाम मुझे नहीं पता, मगर ये हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। दिलचस्प बात है ना। चलिए, गोद लेने तो इतने सारे सांसद हैं, नहीं रहेगा यार, लेकिन घोषणा पत्र में कितने हमने नौकरियां देने का वादा किया, ये तो याद रहना चाहिए ना। ये तो हर डिबेट में आप कह रहे होगे
राज जी, लेकिन माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं कि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बनारस में मुकाबला एक तरफा है, क्योंकि कांग्रेस ने पुराने चेहरे पर दांव लगा है। पिछली बार हमने देखा था किस तरह से समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का संयुक्त उम्मीदवार क्या वो टक्कर दे पाएगा? ऐसे आसार तो नहीं दिख रहे, क्योंकि जिन 5 विधानसभा सीटें हैं उनमें बीजेपी का कब्जा है, 4 पर उनका एक जो सीट है उस पर उनका गठबंधन सहयोगी का कब्जा है। अंक गणित के हिसाब से भी मोदी भारी है और मोदी के सामने तमाम मुद्दे भी गौण हैं। ऐसे में कांग्रेस मुकाबला कैसे कर पाएगी? परिणाम एक तरफा बताए जा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है। जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि मार्जिन बढ़ा या मोदी का घटा। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।